अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टॉक। मैं हूं मरियम खान। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस की तैनाती के अमल के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भेजे गए 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया गया है। पीटीआई की जानिब से खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाइकॉट का ऐलान भी सामने आया था, जिसके बायस पीटीआई अरकान असेंबली ने इजलास में शिरकत भी नहीं की। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का इंतखाब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेगी, और अगर खसूसी कमेटी का मुंतखब जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दे तो ऐसी सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा और फिर उन तीनों नामों पर कमेटी में गौर किया जाएगा, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कमेटी का मुंतखब जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने पर रजामंदी जाहिर न कर दे। आज खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नामों पर गौर किया जा रहा है, और अब देखना यह है कि कमेटी किसके हक में 2/3 अक्सरियत से मुत्तफिक होती है। एक जानिब 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का मामला है, तो दूसरी जानिब आईनी तरमीम को लेकर पीटीआई शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है। पीटीआई इन तरामीम को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देते हुए उनके खिलाफ मुल्की एहतजाज की जानिब बढ़ रही है। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्की एहतजाज करते हुए पूरा मुल्क बंद कर देंगे। इस बार हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। ये तमाम सूरत हाल है। इस सूरत हाल के से बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे पैनल में मौजूद है उनसे बात करते हैं। राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे आप? इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर तैमूर मलिक, जो कि सीनियर रहनुमा है पीटीआई की जानिब से। तो आगाज करते हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब की जानिब से। राजा साहब, पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट करके पीटीआई को ज्यादा नुकसान का खदशा है सूरत हाल में, या बाइकआउट ना करके? क्योंकि अगर नंबर की बात की जाए, नंबर्स को देखें तो पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के नंबर मिलाकर मुस्लिम लीग नून से ज्यादा बन जाते हैं, और इस तरह तो हुकूमत की मर्जी के चीफ जस्टिस की तैनाती को रोका भी जा सकता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पीटीआई इस वक्त जो एहतजाज कर रही है या बाइकआउट कर रही है, ये इमटेरियल इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इन्होंने ये शरीक रहे उन तमाम मीटिंग्स में, और कहीं भी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डेड नहीं है इनका कोई। इस हवाले से इन आईनी तरमीम जो हुई हैं, इनके हवाले से उनका कोई किसी जगह पे कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ कि उन्होंने इख्तलाफ किया हो। फिर असम्बली की तकरीरें अगर आप देखें तो मौलाना साहब ने वाज़े तौर पे पीटीआई के लीडर्स की मौजूदगी में, उनके चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर की मौजूदगी में, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पीटीआई को आईनी तरामीम जो हुई हैं उनके कंटेंट से असूली तौर पे कोई इख्तलाफ इन लीडर्स को नहीं है। ये तो बल्कि लेने गए थे उसकी अप्रूवल बानी अपने चेयरमैन के पास, और उन्होंने इनकी मौजूदगी में कहा कि बुनियादी तौर पर इनको जो मसला है वो चूँकि जो सख्ती मियाँ मौलाना साहब के लफ्ज़ थे पीटीआई के बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़, उस हवाले से या उनकी मुकदमात के हवाले से आईनी तरमीम तो वो है कि जिस पे किसी को भी इख्तलाफ, ये तो वो थे जो नहीं, तो पीटीआई को भी इख्तिलाफ नहीं। अगर पीटीआई को इख्तिलाफ नहीं है तो उसने पार्लिमानी पार्टी में शिरकत करने से क्यों इनकार कर दिया? ये वो लम्हा बलम्हा बदलते हुए बयानात हैं ना जी, कि जो कि जब हर लम्हा तब्दील होते हुए जो हालात हैं। वरना इन प्रिंसिपल जब आप देखें कि जब मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पीटीआई के रहनुमा मौजूद थे आखिरी शब, तो उसमें भी उन्होंने आपस में कहा कि हमारा फैसले अपने अपने हैं, लेकिन हमें इस हद तक इत्तेफाक राय मौजूद है। यानी वो जो ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट की हद तक तो एटलीस्ट जो जेयूआई के साथ जो मुज़ाकरात हुए वो वाक़फ़ान हाल वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि उस पर इख्तलाफ नहीं था। अब उस सवाल पे आ जाते हैं कि फ़र्क क्या पड़ेगा, तो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट 2/3 मेजॉरिटी की है, तो 2/3 मेजॉरिटी को अचीव करना जब जिसका फैसला होगा, अगर हुकूमत या इत्तेहादी पार्टियों ने कोई भी के ज़ाहिर है ये इनफरादी तौर पर हर सर, लेकिन अगर उसकी बात करें उसमें तो आपकी हुकूमत के जो आपके इत्तेहादी हैं उनके नंबर तो ज्यादा बनते हैं। वो उसी के हिस्सा होंगे जब तो इत्तेफाक राय होगा। यही तो वो मुश्किल तरीन मरहला है
यही तो इस तरमीम की खूबसूरती है कि ये कहीं हुकूमत जो है वो अपना फैसला इन्फोर्स करने की पोजीशन में नहीं है जब तक सारे ऑन बोर्ड नहीं होंगे और वो जजेस का जो उनकी डिफरेंट जो भी उनका प्रोफाइल है या जो भी मतलब उसके जो यार्ड स्टिक्स हैं उसके मुताबिक जब तक इत्तेफाक राय नहीं होगा, तो यही जिस बात को आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हैंडीकैप बयान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, वही मैं समझता हूँ कि तो बैरिस्टर तैमूर से पूछते हैं, क्योंकि बैरिस्टर तैमूर साहब क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो जो ऑपोजिशन है उसके पास ज्यादा नंबर है और जो इत्तेहादी जमात है उसके पास ज्यादा नंबर है, तो आपको क्या लगता है कि फिर किस तरह से इसको आगे लेके चला जा सकता है? नहीं, देखें इनके पास पार्लियामान में नंबर पूरे थे कि नहीं, इनके पास इस कमेटी में नंबर पूरे हैं। हमारे 3 लोगों के होने ना होने से इनका जो भी इरादा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते कि हम इस अमल का, इस कमेटी का इस तरह इस मीटिंग का हिस्सा बने। हमारी कमेटी की तरफ के लिए हमारी तरफ से नाम बिल्कुल दिए गए हैं। ये नंबर्स गेम की बात है। इन्होंने जो हमारे तक खबरें हैं इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि इन्होंने क्या करना है। सो हम एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से करा रहे हैं। जहाँ तक बात है मुसवदे पे किसी किस्म की हमारी इनपुट की, डिस्कशंस की, हम अपना असूली मौक़िफ़ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ और बाकी जमातों का हम डिस्कस करते रहे हैं। और मौलाना साहब हमारी ही उस स्टैंड के ऊपर, एक पब्लिक स्टैंड की वजह से उन्होंने इतनी क्लियर इनके साथ पोजीशन रखी और जो इनके इरादे थे बिल्कुल अलग कोर्ट वगैरह बनाने के, वो ये कामयाब नहीं हुए उसके। सो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन हमने ये कहीं भी नहीं कहा कि हम इस अमल का हिस्सा हैं। हमारे जो वोट इन्होंने पार्लियामान में गिन लिए, वो लोग सिर्फ हमारा एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद थे पार्लियामान में। सुबह 4-5 बजे तक हमारे मेंबर नहीं। अगर आप लोग कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी खसूसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये जो नाम दिए गए थे सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, उनके नाम किसने दिए थे और क्यों दिए थे? फिर नहीं, देखिए नाम दिए हमने, वो सीटें खाली नहीं छोड़ी। इनका कोई वईद नहीं है जिस तरह ये मखसूस नशिस्तें मांगते हैं कि किसी और। लेकिन जब आप लोग जाएंगे नहीं तो सीटें तो खाली रहेंगी ना। तो इसलिए कह रहा हूँ जी, देखें हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इनके नंबर कमेटी के वैसे ही पूरे हैं, इन्होंने जो करना है इन्होंने सो करना है। सो हम उस अमल का हिस्सा क्यों बने? लेकिन एक पार्लियामान की जो बाकी भी पार्लियामानी कमेटीज हैं, और मैंने आपके शो पे भी पहले। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर नाम नहीं देने चाहिए थे ना, क्योंकि दोबारा से जो अब सब लोग बातें कर रहे हैं और जो बात सामने आ रही है कि फिर से यू टर्न लिया जा रहा है, फिर नाम ही नहीं देने चाहिए थे। अगर बाद में इस बात से इख्तिलाफ करना था कि हम उसका हिस्सा नहीं बनना, कोई और किसी और को ये देने की कोशिश करते, मतलब ये बात भी नहीं है। हम अपने सियासत में दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। सो बिल्कुल हम पार्लियामान की बाकी कमेटीज के मेंबर हैं, तो हल तो वो फिर कोई और निकाल नहीं। हम पार्लियामान की बाकी कमेटीज के मेंबर हैं। हम बिल्कुल देखें इस कमेटी ने और भी आगे काम करने होंगे। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। फिलहाल हमारा आज का मौक़िफ़ ये है, और वो एक एहतजाजी मौक़िफ़ है, असूली मौक़िफ़ है कि जिस तरीके से ये करने जा रहे हैं, एक पार्लियामान की मेजॉरिटी कमेटी जो है वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का अमल कंप्लीट करने जा रही है। हम उसके खिलाफ हैं कि ये इतना एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, पार्लियामानी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जजेस की, चीफ जस्टिस की सिलेक्शन के अंदर। हम उस मौक़िफ़ पे खड़े हैं और देख लेते हैं इनमें कोई इख्तिलाफ राय आता है कि नहीं होता कि आप पार्लियामानी कमेटी के अंदर जाते और पीपल्स पार्टी को मनाते, JUIF को मनाते, उनके साथ मिलकर आप एक इत्तेहाद कायम करते, और फिर अगर आप अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस और आपके नंबर ज्यादा हो जाते फिर आप लगा सकते थे। तो ये बेहतर हल नहीं था कि क्या हो सकता था? अगर इनमें आपस में इख्तिलाफ राय आया, वो तो अभी भी आ सकता है। और कमेटी के बाहर भी जाहिर है सबको पता है कि 3 नाम कौन से हैं जो आज कमेटी के सामने रखे गए हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है, और ये भी नहीं है कि ये पार्लियामान की राहदारियों से लेके वैसे सबको एक दूसरे के मौक़िफ़ का पता नहीं है। पाकिस्तान की वकला तंजीमों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को इसमें चीफ जस्टिस लगाना चाहिए। राइट, ये बहुत क्लियर एक बात है। कोई अगर आपको एक ताकत मिल भी गई है तो उसका अब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान की वकला बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारे अमल के ऊपर, तो इनको ये हमारा मौक़िफ़ पता है। बिल्कुल वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, बेसिकली क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं?
तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं जी कि जुडिशरी के अंदर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। पार्लियामान के जो मेंबर्स हैं, सियासी लोग जो हैं, वो डिसाइड करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन को बढ़ा रहे हैं जहाँ पे अब चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए आइंदा चल के लॉबिंग शुरू हो जाएगी सियासी जमातों और इस कमेटी के अरकान के साथ। तो ये मुनासिब नहीं है। मतलब ये इस चीज़ से तो हमने दूर जाना है। हम अदलिया को किसी भी तरह ये नहीं चाहते कि वो मरहून मिन्नत हो पार्लियामान की। ये बार बार इनकी तकरीरों में भी ये बातें आती रहीं कि पार्लियामान ने अपना झाक वापस ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन बात यह है कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। जिस मुल्क में भी आपको कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती चाहिए, उसमें आपको एक आज़ाद अदलिया चाहिए। तो आज़ाद अदलिया कैसे? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तमाम तजावीज़ तब क्यों नहीं दी गई जब एक आइनी कमेटी बनाई गई, जब ये तमाम ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तरमीम के हवाले से? तब आप तजावीज़ देते ताकि उसका पार्ट बनते और फिर उसके बाद ड्राफ्ट बनता। अब जब सब कुछ हो गया उसके बाद इस बारे में बात करने से तो कोई फायदा नहीं होगा। ये बात क्या पहले नहीं कर लेनी चाहिए थी? उस ड्राफ्ट में आप भी अपना एक ड्राफ्ट देते जिसमें तमाम आपकी तजावीज़ लिखी होती। नहीं, देखें, हम तो ड्राफ्ट की बात इसलिए नहीं पहुंची कि हम ये कह रहे थे कि जल्दबाजी क्या है। और जहां तक मौक़िफ़ देने की बात है तो बिल्कुल ये मौक़िफ़ दिया है हमने, पार्टी सतह पे दिया है हमने, इन मीटिंग में ख़ास तौर पे मौलाना साहब के साथ दिया है। और हमने इंडिविजुअली, हम जो वकील मेंबरान हैं पार्टी के, उन्होंने बिल्कुल अपने सोशल मीडिया पे, आपके चैनल्स पे आके ये मौक़िफ़ रोज़ रखा है कि ये अदलिया की आज़ादी जो है उसको सल्ब करने का तरीका है। ये इसका हम साथ नहीं दे सकते। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की वजह से साथ। सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन मीडिया में बात करना और कमेटी में बात करना दो मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। कमेटी के मेंबरान को बड़ा वाज़ेह है, ये चीज़ हमारी पोजीशन क्लियर है। अब वो उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल उनके ऊपर है। देखते हैं, अगर उनके अंदर इतनी सोच समझ है और कोई पार्टी इससे इख्तलाफ करना चाहती है तो वो करे। तो पार्लियामान में जो इनको मेंबरान 8 के मेरे ख्याल में वोट चाहिए, तो वो 8 पूरे नहीं होंगे तो पता चल जाएगा। ये तो हमने अब हमारे 3 लोगों के नाम नोटिफाई हुए हैं इस कमेटी में। ये कोई आखिरी फैसला तो नहीं है, सियासत में कोई आखिरी फैसला नहीं होता कि आगे चल के क्या आएगा। ये पता चलता रहेगा, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और उसके मुताबिक चीजें डिसाइड की जा सकती। सर, लेकिन इजलास मौखर हो गया, लेकिन पहले 4 अरकान हैं जो कि कमेटी के, वो गए हैं, आप लोगों के जो ये नुमाइंदे थे और जो कमेटी का पार्ट बनने वाले थे उनको मनाने के लिए गए हैं। तो अभी तो इजलास मौखर कर दिया गया है, तो वो मनाने के लिए आपके पास आते हैं, तो क्या आप लोग मान जाएंगे फिर? देखें, ये पार्टी की आदत बिल्कुल इसको देख के फैसला करेगी। पार्टी में डेफिनेटली डिफरेंट व्यूज़ हैं कि कुछ समझते हैं कि शायद अटेंड करनी चाहिए, मेजॉरिटी व्यू ये है कि अटेंड नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमारे बिल्कुल सियासी कायदीन हैं और वर्कर्स हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि जी आपको इसमें जाना चाहिए। देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है, जमहूरी क़ुव्वत है, तो हर चीज़ का इसीलिए देख के फैसला करना ज़रूरी होता है। लेकिन हमारा एक पार्टी का ओवरऑल वकला बरादरी के साथ एक मौक़िफ़ जो रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। अब देखते हैं कि वकला तंजीमें भी इस वक्त इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेती हैं, क्या हमारे ऊपर। ठीक है, देखते हैं कि इस पर वकला तंजीमें भी क्या मौक़िफ़ लेती हैं, ये भी बात सामने आ जाएगी। बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ है, राजा कमरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपसे मेरा सवाल है। राजा साहब, खसूसी पार्लिमानी कमेटी के मुतनासिब नुमाइंदगी के बजाय अगर मसावी नुमाइंदगी का असूल होता तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होता? मसावी नुमाइंदगी के असूल को क्यों नज़रअंदाज किया गया है आपकी नज़र में? और जैसा कि बैरिस्टर तैमूर मलिक की जानिब से तमाम जो बातें की गई, वो कहते हैं कि हमारी तजावीज़ जो थी वो कुछ और हैं क्योंकि अदलिया की आज़ादी इससे ख़राब होती है। आप इस हवाले से आपका मौक़िफ़? कमेटी की प्रोसीडिंग्स जो कि खुर्शीद शाह की क़यादत में बनाई गई थी, उसमें आखिर में जब जो नुमाइंदे थे वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि चीफ विप भी रहे हैं आमिर डोगर साहब, उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पे, यानी एक नुमाइंदा जो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है उस मीटिंग में, ऑफिशली उसका हिस्सा है, वो ये फरमा रहे हैं कि जी मुझे असूली तौर पर इसमें इख्तलाफ करने की कोई वजह नहीं है। इस वक्त तमाम जो लीगल माइंड्स हैं उनकी अक्सरियत ये कह रही है कि इन प्रिंसिपल इसके साथ हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, मेरी जमात जो फैसला करेगी मैं उसके साथ हूँ। ये रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, मीडिया पे भी हर जगह। उसके नतीजे में खुर्शीद शाह साहब ने ऐलान किया था कि कंसेंसस से फैसला हुआ। फिर आप मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज का इंतखाब करते हैं। उन्होंने कहा जी कि सियासत में कोई आखिरी फैसला नहीं होता, इसलिए हमने नाम दे दिए। यानी एक तरफ नाम दे दिए,
इसका मतलब है कि आप इत्तेफाक राय उस अमेंडमेंट से रखते हैं और उसके नतीजे में आपने अपनी नॉमिनेशंस दी। थॉट आउट प्रोसेस था ना, वेल थॉट आउट, उन्होंने सोच समझ के नाम दिए कि ये नाम है और सीनियर मोस्ट नाम है, और फिर दोबारा फैसला हुआ कि जी ये इन्होंने शिरकत नहीं करनी, यानी जिस बुनियाद पे कि सीटें खाली नहीं छोड़नी वही खाली छोड़ दी, और अब शायद हो सकता है कि उसमें आए भी। लेकिन यह है कि चूँकि 2/3 अक्सरियत मौजूद की ज़रूरत है, तो 2/3 अक्सरियत जब पूरी होगी तो फैसला होगा। तो ये हूँ या ना हूँ, जहाँ पे 2/3 अक्सरियत की शर्त आ जाए तो वहाँ पर वाकई ये एक मुश्किल फ़ैसला होगा, चूँकि अपोजिशन की जमातें भी हैं, तो इत्तेफाक राय बाकियों का होगा तो तब 8 वोट पूरे होंगे। अब आ जाते हैं आपके इस सवाल की तरफ कि मुसावी नुमाइंदगी और मुतनासिब नुमाइंदगी। देखें, मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है? मुतनासिब नुमाइंदगी जमहूरियत का, पार्लिमान का, दुनिया भर की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का एक मुसल्लमा असूल है, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि जब भी कमेटीज़ बनती हैं, असेंबली की कोई कमेटी बनती है, चाहे वो महकमाना या जो मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, स्पेशल कमेटी, हर कमेटी में जो नुमाइंदगी होती है वो मुतनासिब होती है, वो प्रोपोर्शनेट होती है कि जिस पार्टी का जितना हिस्सा है, यानी एक जमात की अगर वहाँ पर 2/3 अक्सरियत मौजूद है या ऐवान में, तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि वो 2/3 की उसकी कट करके और जिस जमात की वहाँ पर फ़र्ज़ किया 1/3 है या 1/4 है उसको उतना बराबर दे दिया जाए। तो ये दुनिया का एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। मुसावी नुमाइंदगी का तो कहीं सर असल में बात सिर्फ इतनी है कि अगर मसावी नुमाइंदगी होती तो फिर वो मुतनासिब बात ना बनती, या वो जो भी अभी बातें सारी मुतनासिब हो रही हैं वो ना बनती। अगर मसावी नुमाइंदगी हो जाती तो लेकिन अगर मसावी नुमाइंदगी में 2/3 कैसे अचीव होता अगर 2/3 की शर्त रखी गई है, और अगर इत्तेफाक राय, हाँ, और अगर इत्तेफाक राय ना हो। माजी में हमने इलेक्शन कमीशन के मामले में देखा, हमने निगरान वज़राए आला और वज़राए आज़म के इंतखाब में देखा कि जब पार्लियामेंट या अपोजिशन या हुकूमत हरदर्मी पे आ जाए, वो दूसरे की ना माने, तो फिर क्या चीफ जस्टिस के बगैर मुल्क बैठा रहता? देखे ना, जब बनाया जाता है कोई आइन की चीज़ तो उसमें बहुत सी दीगर वो वाले भी प्रोस एंड कॉन्स देखे जाते हैं जो मुतवक्का तौर पर। सर आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक कमेटी तो बनती इसलिए ना, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि फर्ज किया वहाँ पर ना हो और जो भी बात है दूसरों को मनाया जाए, उसमें तो बहस होती है, डिस्कशन होती है। हम अगर फ़लस्तीन के मसले पे नहीं मना सके एक जमात को कि जी वो आकर बैठे, कि जो एक प्रिंसिपल था कि पूरे मुल्क की खारजा पॉलिसी का, पूरी कौम का, कायदे आज़म से लेकर आज तक के हुक्मरानों का, तो फ़र्ज़ किया जैसे कि वो एक जमात ने वहाँ से एब्सटेन किया जहाँ पर हम यकजहती का इजहार कर रहे थे फ़लस्तीन के मसले के साथ, जहाँ पर कि आज यहूदी कम्यूनिटी भी और दुनिया की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो अगर ये ना होता, मैं तो आपको उसका जवाब दे रहा हूँ ना, कि अगर ये बराबर होती और अगर खुदा न ख्वास्ता फिर भी जैसे अभी ये अब नहीं आ रहे, यानी खुद नाम देंगे तो एब्सटेन कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या हाल था? मुल्क चीफ जस्टिस के बगैर रहता। तो इसलिए जब ये विजडम एक्सरसाइज की जाती है कि जब अगर ऐसी कोई सूरत हाल आ जाए, कोशिश की जा रही है ना, देखें अभी उसके इजलास को मुअख्खर करके और उनको राजी करने के लिए, तो अभी भी अगर 8 अरकान रजामंद नहीं होते, डेडलॉक तो फिर नहीं रहेगा ना जी। फिर तो 2/3 अक्सरियत की शर्त के मुताबिक अगर वो फिर भी राजी नहीं होते तो जो बाकी मेंबर्स हैं वो अपना उनका पूरा हो जाएगा और तैनाती हो जाएगी। तो सर वो 2/3 कैसे क्यों नहीं बनेंगे? 12 में से कितने लोग? 8 2/3 है ना, तो वो हाँ जी नहीं, अगर 8 लोग नहीं, ये तो बाद की बात है ना। अभी तो मैंने वो उसकी तरफ ऑप्शन दी, तो वो तो आपस में वो कम अज़ कम वो सारे वो जमातें हैं जो बातचीत में बिलीव करते हैं, जो इससे पहले भी, जैसे अभी बैरिस्टर साहब ने कहा कि जो इब्तदाई तजावीज़ थी तरमीम की वो बहुत ज़्यादा उस मुख्तलिफ थी इसके बाद। तो ये जो अभी ये हम जरा ये तैमूर साहब से भी जरा जान लेते हैं। तैमूर साहब ये कहते हैं कि अगर 2/3 अक्सरियत होती है तो भी तो हम उसको पास कर सकते हैं आगे, तो आपका इस बारे में क्या राय है? ये मैं पहले वाज़ेह करना चाहूँगा, हमारी रजामंदी बिल्कुल शामिल नहीं इन अमेंडमेंट्स के अंदर। हमारा इस पे बिल्कुल एक मौक़िफ़ क्लियर है। हम सिर्फ आईनी अदालत अलग के ख़िलाफ़ नहीं थे, ये जिस तरीके से आईनी बेंच बनाए गए हैं हम इसके भी ख़िलाफ़ हैं, और इसी वजह से हमने मौलाना साहब के साथ भी बात करके आखिरी दिन ये कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। आप देखें ये कर क्या रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और अब हाई कोर्ट्स के अंदर भी एक आईनी बेंच जिसका सरबराह एक प्रिजाइडिंग जज
होगा, एक बेसिकली पैरेलल स्ट्रक्चर कोर्ट्स के अंदर क्रिएट कर दिया गया है। और अब आप कल से देख लें, सहाफ़ती ज़राए भी और वकला बरादरी भी वो ये चीज़ कर रही हैं कि ये तो एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाएगी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती हैं। आपने चीफ जस्टिस के साथ साथ एक प्रिजाइडिंग जज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, जहां पे अहम आईनी मामलात लगा करेंगे, यानी कि जो जजेस अब आईनी बेंचेस का हिस्सा होंगे वो ज़्यादा पावरफुल कंसिडर किए जाएंगे दीगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के। और कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट होगी। कल ही हमने देख लिया, पहला दिन था, कल तो सुबह इन्होंने सदर ने दस्तखत किए इसके ऊपर, और उसके बाद जो केसेस लगे, एक केस में मौजूदा चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त खारिज कर दी, दूसरी तरफ आने वाले चीफ जस्टिस ने, सीनियर मोस्ट जज ने, उनके बेंच ने, उन्होंने कहा कि अब आईनी बेंचेस बनने जा रहे हैं तो मुनासिब है कि इसको वेट करके देखते हैं कि मामला किधर जाएगा। तो कन्फ्यूजन स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारा कोई इसमें कोई जाति, कोई पार्टी का इसमें कोई अपनी राय नहीं। सर असल में सवाल भी तो यही है ना, क्योंकि जो मौजूदा आईनी तरमीम है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई है। अब ये देखना है कि जो आईनी बेंच बनेंगे या सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनेंगे, सवाल ही ये पैदा हो रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी। और सिर्फ इन मामलात पे नहीं, लोग ये नहीं समझ रहे कि बहुत सारे आम जो लिटिगेशन के मामलात हैं, वो इवन सेल्स टैक्स के हों, बिजली के मामलात हों, टैक्सेस के मामलात हों, उसमें भी बहुत पेचीदा आईनी सवाल उठाए जाते हैं। अब उस तरह की चीज़ें नॉर्मल हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चलेंगी या उनके आईनी बेंचेस के आगे चलेंगी, तो ये इख्तिलाफ राय और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। पाकिस्तान का ऑलरेडी जो स्लो जस्टिस सिस्टम है ये मज़ीद स्लो होगा। जो ये कह रहे हैं कि इनकी नीयत थी जस्टिस रिफॉर्म की, वो बिल्कुल नहीं थी। जो आपने इनकी तकरीरें सुनी पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर, उनमें इन्होंने अदालती इस्लाहात की बात नहीं की, ज़्यादा बातें इन्होंने सिर्फ की पार्लियामान की हुक्मरानी की और इस बात की कि हमने अब जुडिशरी को बेसिकली कोने में लगा दिया है, पार्लियामान सुप्रीम में हमने अपनी ताकत अपने पास वापस ले ली है, ये बातें की हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है। तो सर जिन्होंने जो आपके अरकान ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, उनके हवाले से क्या लाहेअमल अपनाया जाएगा? उसके ऊपर जी पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ कल पॉलिटिकल कमेटी का आ गया है, जो कि सबसे अहम कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो मुनहरिफ हुए हैं जिन्होंने वोट डाला है उनकी बुनियादी रुकनीत। सर उनमें कितने लोग हैं सर? मुनहरिफ कितने हुए, तादाद क्या है उनकी? 5 लोग हैं जी, 5 लोगों के ऊपर बात हुई। 5 लोग हैं। सो उनकी बिल्कुल उनकी बुनियादी रुकनीत भी मनसूख हो रही है, और बाकी कानूनी मामलात हम पार्टी कंसिडर कर रही है कि उनको डी सीट कैसे कराना। सर असल में 5 तो वो लोग हैं ना जिन्होंने वोट दिए हैं, और जो 4 मशकूक हैं वो 4 मशकूक हैं। उनके लिए जिस के ऊपर हमें है वो 4 से ज़्यादा लंबी लिस्ट भी है, उसको उन सब को शो कॉज नोटिस पार्टी इशू कर रही है, उनसे जवाब तलबी होगी। जो पार्टी की कमेटी बनाई जाएगी बिल्कुल हर किसी के इंडिविजुअल फैक्ट्स के ऊपर उसको देखेगी और उसी मुताबिक फैसले करेगी। ठीक है सर, यहाँ पर हम ब्रेक पे चलेंगे। बैरिस्टर तैमूर साहब बड़ा जानदार अपना तज्जिया दे रहे थे। अली अमीन गंडापुर की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, उस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राजा कमरुल इस्लाम साहब से सवाल करना चाहेंगे हम। राजा साहब, अब जो केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उनकी जानिब से एक बहुत ही दबंग सा ऐलान किया गया, एहतजाज की कॉल दी गई, कहा है कि अब हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, पूरे पाकिस्तान की सड़कों को ब्लॉक करेंगे और तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक हुकूमत को घर नहीं भेज देते। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये हम दबंग ऐलान इससे पहले भी चंद मरतबा देख चुके हैं, मुसल्लह हमले को भी देख चुके हैं, हथियारों की नुमाइश को भी देख चुके हैं, डायरेक्ट फायरिंग को भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर देख चुके हैं, सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को और सरकारी लोगों को, सरकारी जो के सूबा KPK के आंसू गैस के, टीयर गैस के शेल्स थे, उनकी भरी गाड़ियों समेत उस हमले को देख चुके हैं, क्रेन्स को देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अब तो ज़ाहिर है वो जब मौका आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन बहरहाल वो तो अब एक ज़िम्मेदार हैं, सूबे के वज़ीर आला हैं, मेरा ख्याल है वो बदमनी की हद तक नहीं जाएंगे। वो एक कानूनी, एक आईनी अमल हुआ है
असम्बली ने, पार्लिमान ने किया, वो खुद एक असम्बली का हिस्सा है, बल्कि उसी असम्बली ने उन्हें वज़ीर आला, तो ये सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, ये बड़ी बायस हैरत है। वो तो नहीं मानते इस बात पे, वो तो हाई कोर्ट जा रही है और वो कह रहे हैं कि ये जो था कानूनी अमल नहीं था, आईनी अमल नहीं था, गैर कानूनी अमल किया गया। कहना तो खैर वो उससे पहले जो कुछ कहते रहे उन्होंने मतलब किस किस चीज़ को शहद का नाम दे दिया और क्या करते रहे, तो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तो वो कानूनी प्रोसेस तो बिल्कुल इस्तेमाल करें ना जी, उनका राइट है, वो पेशावर हाई कोर्ट में करें, ये करें। लेकिन ये जो अभी बात हुई कि पीटीआई के वकला जो हैं इस वक्त, वो आप देखें कि एक तरफ इस तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी तरमीम को मुकदमात में कोर्ट कर रहे हैं। आपने मीडिया पे देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा जी, पीटीआई के वकला ने कहा कि ये तरमीम 26वीं पास होने के बाद अब ये मुकदमा जो है ये नहीं सुन सकते। ये भी आपने देखा, ये लतीफ़ा भी देखा कि एक तरफ उसको उस पर एतराज़ कर रहे हैं, एक तरफ उसे गैर कानूनी करार दे रहे हैं, उसे अल्टीरियर मोटिव्स और मेलाफाइडी करार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उसे कोर्ट कर रहे हैं, उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, उसे ओन कर रहे हैं। सर लेकिन उसमें जिसकी आप बात करें उसमें लार्जर बेंच की बात की थी, आईनी नहीं, उन्होंने कहा कि ये बेंच इसको सुन नहीं सकता, चूंकि वो आईनी, आप मीडिया पे, आपने मीडिया में तमाम चैनल्स पे देखा उसको, वो कोट किया गया। उन्होंने एतराज़ यही किया कि जी आप ये नहीं सुन सकते इस मुकदमे को आगे, ये वाला बेंच नहीं सुन सकता, आईनी बेंच सुनेगा, चूंकि अब 26वीं तरमीम पास होगी। यानी उसी 26वीं तरमीम का सहारा लेकर उन्होंने अपने मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन किया, और यही इससे पहले नैब लॉज में भी हो चुका है, यानी उसी नैब लॉ को जिसकी मुखालफत करते थे से बात करेंगे। अभी जरा एहतजाज के हवाले से तैमूर मलिक साहब से बात कर लेते हैं। तैमूर मलिक साहब, जो कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो बात की जा रही है कि एहतजाज किया जाएगा, पहले भी एहतजाज किया था, तब वो KPK वापस चले गए थे, जो कारकुनान है वो डी चौक पे मार खाते रह गए और चाइना चौक पे खड़े रह गए, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर है वो तो वापस रवाना हो गए थे। तो क्या अब भी ये किया जाएगा, कारकुनान को बाहर निकाला जाएगा और मार खाने के लिए, जलील होने के लिए और जो जेलें भुगतने के लिए कारकुनान रह जाते हैं, सपोर्ट के लिए फिर कोई भी नहीं आता पीछे? मैंने अभी अली अमीन गंडापुर साहब की ये स्टेटमेंट नहीं देखी, लेटेस्ट इसका आप जिक्र कर रही हैं। बहरहाल जो फैसला होगा वो तो इवेंचुअली पार्टी क़यादत करेगी, कोई एक फर्द नहीं करेगा, और जो पार्टी क़यादत फैसला करेगी उसका पाबंद सारे होंगे। और जहाँ तक वर्कर्स की बात है, अच्छा आपने ये सवाल किया कि देखें 4-5 अक्टूबर को भी जो लोग आके, जिस तरह इमरान खान साहब की बहनें भी थीं, वो साइड पे सारी दुनिया ने देखा कि पुरअमन तरीके से साइड पे खड़ी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज आप देखें 22 तारीख हो चुकी है, आज तक वो जेल में है, वो इस वक्त शायद जेहलम जेल में है और उनकी बेल की सुनवाई नहीं हो रही है। पहले उनको रिमांड एक्सटेंड होता रहा और अब बेल नहीं लग रही है। और यही बात जो है, सिर्फ इस्लामाबाद में ही मेरी इतलात के मुताबिक कोई 31 FIRs काटी गई और 700 से ज़्यादा लोग अभी भी ज़ेर हिरासत हैं इन मुकदमात में। तो बात यह है कि एक जो जमहूरी इख्तियार है, एक हक है शहरी का भी, एक सियासी जमात का भी, पाकिस्तान की अवाम का, उसको सल्ब करके ऐसे किया जा रहा है कि कोई राह चलते भी उस दिन आपको इस्लामाबाद की सड़कों पे मिल गया, आप उसको उठा के ले गए। तो आज इतने दिन हो गए हैं, 18 दिन हो गए हैं कि उन लोगों को रिलीज़ नहीं किया जा सका। कई लोग हुए हैं बेल के ऊपर रिलीज़। तो सर यही तो बात की जा रही है कि उनको अगर रिलीज नहीं किया जा रहा है, दोबारा से एहतजाज की कॉल दी जा रही है, कारकुनान तो दोबारा से ख्वार होकर रह जाएंगे। हम हुकूमत के रवैये को देखें ना कि हुकूमत क्या कर रही है। अगर हुकूमत को कोई एक जमहूरी हक से, एहतजाज के, पीसफुल प्रोटेस्ट के कोई तकलीफ नहीं है और कोई डर नहीं है, जैसे वो कहते हैं कि लोग नहीं निकलेंगे या लीडर्स नहीं निकलेंगे, तो फिर ये क्या हथकंडे हैं, ये क्या तरीका है कि जो बड़े से बड़े जुर्म के मुजरिम भी वो रिमांड के बाद बेल अप्लाई करते हैं तो उनको पाकिस्तान में बेल मिल जाती है। यहाँ लोग नामालूम में FIR के अंदर उनका नाम है या जैसे भी, और साइड पे खड़े हुए वर्कर्स को अगर आप पकड़ के ले गए हैं और उनको आज तक बेल नहीं मिल रही, तो देखें इस सारी चीज़ को हर तनाजुर में देखना है। कोई ये बात नहीं है, एक तो ये तो बयानिया एक सोशल मीडिया और बाकी जगह बन जाता है कि वर्कर्स आ गए बाकी नहीं आए, और हर किसी का अपनी सवाबदीद है, अपनी अकाउंटेबिलिटी भी है अपनी आवाम के आगे भी। और ये आवाम, बिल्कुल सही आपने कहा कि सबकी अपनी राय होती है। यहाँ पर हम चलते हैं राजा साहब की जानिब। राजा साहब, जहाँ पर कैदियों के हकूक़ की बात होती है वहाँ पर तो फिर अडियाला जेल की बात कर ली जाए तो उस हवाले से भी कुछ हकूक़ हैं कि नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जब ज़ाती मुआलिज से इलाज कराने की दरख्वास्त की गई तो नहीं करवाई गई, जबकि जो नवाज शरीफ है अपने दौर में अपने ज़ाती मुआलिज से इलाज करवाते रहे हैं और दिखाते रहे हैं। उसके बाद
अब आपको क्या लगता है कि क्या ये अमल जो है ये दुरुस्त है? बिल्कुल, कैदियों के जो हकूक एज पर जेल मैनुअल है उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। मैं इसका स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेटर हूँ। मैं ख़ुद ये सब कुछ भुगत के आया हूँ। एक सज़ाए मौत की कोठरी में कोई तकरीबन 9-10 माह गुजारे थे इन्हीं के दौर में, और इलेक्शन भी जो है वो बिहाइंड द बार्स लड़ा था 2018 का। तो ये तो देख के आए हैं, लेकिन देखें कि वो जेल मैनुअल में ये कहाँ लिखा हुआ है, ये अंगूर और देसी मुर्ग और नारियल का जूस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो ये सारी और सवाल ये है कि हमने बहुत अरसा ये सुना जब हम जेल में थे कि हम फेस नहीं केस देखते, और ये बड़ा कॉमन प्रोवर्ब था कि कोई भी है उसको उसी तरीके से शुड बी डेल्ट विद द लॉ ऑफ द लैंड। और जिन ममालिक की ये मिसालें देते हैं वहाँ पे जेल पे कोई भी चला जाए तो उसके साथ मुसावी सलूक होता है। अब सवाल यह है कि क्या नारियल और नारियल का जूस तमाम कैदियों को मुयस्सर है, और क्या अंगूर जो हैं वो इस ज़माने में जब अब घरों में हम नहीं खा सकते, इतना महंगा है, तो वो वहाँ पे मुयस्सर है, और देसी मुर्ग जो है वो देहातों में नहीं मिलता तो वो वहाँ पे मुयस्सर है। तो ये दोनों अतराफ़ को देखा जाए, एक्सरसाइज की मशीनें और खाना पकाने के लिए कैदी, और मतलब ये वो तो भाई सहूलियात की बात आ जाती है। जहाँ पर जेल की बात हो रही है वहाँ पर ये तैमूर साहब से बात करते हैं। तैमूर साहब बताइएगा, जहाँ पर अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि जो अकल लाहे अमल है वो खान साहब से मुलाकात के बाद किया जाएगा, लेकिन अगर ताहुक्म सानी उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती और तब तक अगर मुलाकात नहीं होती है तो क्या फिर एहतजाज नहीं किया जाएगा? एहतजाज को क्या रोक दिया जाएगा, या फिर एहतजाज अपनी मर्जी से किया जाएगा मुलाकात के बगैर, मुशावरत के बगैर? एहतजाज और बाकी कई मामला जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी उन पर फैसला कर सकती है ऑन द डायरेक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी गिवन बाय द फाउंडिंग चेयरमैन। तो वो बात है, लेकिन बात ये कि क्यों मुलाकात नहीं होगी, ये आप अभी बात कर रहे हैं इस कमेटी की कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो हैं उनको शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि क्यों नहीं हो रहे। तो बिल्कुल ये रेगुलर तरीके से मुलाकातें करने दें और पार्टी क़यादत को बानी चेयरमैन से मशवरा करने दें, तो इस किस्म का कोई मसला नहीं खड़ा हो। ठीक है, आपका कहना ये है कि उनसे मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। राजा साहब बताइएगा कि जो नवाज शरीफ है वो दोबारा से लंदन जा रहे हैं, गालिबन उनको इलाज की गर्ज से, और मरीम नवाज फिर नवंबर में लंदन का दौरा करेंगी, उस हवाले से क्या खबरें हैं? एक जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब कहीं पे भी कानून को मतलूब नहीं है, और अगर वो लंदन जाते हैं तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, दीगर जमातों के रहनुमा वो जाते हैं वापस आ जाते हैं, तो मियाँ साहब भी। सर सवाल यही है ना कि अगर वो जब जाएंगे तो क्या वो वापस आएंगे? इससे पहले भी गए थे और सऊदीया गए और दीगर ममालिक, और फिर वापस आ गए, तो वापस क्यों नहीं आएंगे? इस वक्त उनकी मरकज़ में उनकी जमात की हुकूमत है, वो अपनी जमात के सुप्रीम लीडर हैं, सूबे में हुकूमत है, तो ना आने की कोई वजह नहीं। लेकिन वो एहतजाज पे अगर बात करें तो वो मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब 12 अजला अब नक्शे पे ढूंढ रहे हैं कि वापसी पे जब अगले एहतजाज में निकलेंगे तो वो 12 कौन से होंगे, और वो उसके मुताबिक, तो ये इस वजह से ताख़ीर हो रही है, वरना बाकी वो अब तक कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का असल में वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। राजा कमरुल इस्लाम हमारे साथ सीनियर रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ सीनियर रहनुमा पीटीआई के थे। दोनों का आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। वक्त खत्म हुआ जाता है। अल्लाह हाफिज़।